व्याकरण को समझने के लिए हमें भाषा को जानना और समझना ज़रूरी है। इसलिए हम आप लोगों को आज भाषा के बारे में सामान्य परिचय बताऊंगी कि भाषा क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। भास का अर्थ कहना होता है। धातु यानी मूल शब्द खा, पी, उठ, चल, सो आदि अर्थ खाना से खा से खाना, पी से पीना, उठ से उठना, चल से चलना, सो से सोना आदि। भास धातु मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा से लिया गया है। भाषा का शाब्दिक अर्थ विचार प्रकट करना या कहना होता है। जो शब्द हम अपने मुख से बोलते हैं और अगला या सामने वाला सुनकर जो जवाब देता है वही भाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है जिसके माध्यम से उस देश के नागरिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे देश की भी एक भाषा है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वही भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा प्लेटो के अनुसार विचार जब ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के माध्यम से होकर ओठों को प्रकट होते हैं उसे भाषा कहते हैं। विचार जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। उसी प्रकार स्वीट ने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, ध्वनि के माध्यम से विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। ठीक वही भारतीय विद्वान कांता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट करता है। यानी भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार अब भाषा का अर्थ देखिए। भाषा का अर्थ जब एक व्यक्ति अपने भाव, स्वभाव, दुख, विचार को दूसरे व्यक्ति तक तथा दूसरा व्यक्ति भाव, स्वभाव, दुख, सुख, विचार स्वयं तक आदान प्रदान कर जिस साधन या माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा ऐसा माध्यम साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वह भाषा कहलाती है। अब भाषा की विशेषताएं जान लीजिए। भाषा की विशेषताएं आदि अर्थात भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित का मतलब ग्रहण करना होता है। अर्जित का मतलब ग्रहण करना या सीखना होता है। जैसे किसी भारतीय बच्चे को 2 वर्ष की अवस्था में ही फ्रांस में ले जाया जाए तो बड़ा होकर फ्रांसी ही बोलेगा, हिंदी नहीं बोलेगा, फ्रांस भाषा ही बोलेगा। इसलिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ की भाषा हम सीखते हैं और बोलते तथा समझते हैं। इसलिए भाषा को अर्जित किया जाता है यानी उसे सीखा जाता है। अब दूसरा, ये भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समझे जाइए, क्योंकि रटने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ से ही सब कुछ सही होता है। मनुष्य समाज में रहकर अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। इसलिए भाषा समाज में रहकर ही सीखी जाती है और इसी समाज की भाषा बोली जाती है। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोलता है, गुजरात में रहने वाला गुजराती बोलता है। ठीक उसी प्रकार भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया, मनुष्य समाज में ही रहकर अपने चारों तरफ के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। नेक्स्ट है, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जैसे यदि किसी भाषा का अंतिम स्वरूप हो तो वह परिवर्तनशील नहीं होता। यानी कहने का मतलब आज जो हिंदी हम बोलते हैं उसकी आदि जननी 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत थी, लेकिन आज उसका स्वरूप हिंदी हो गया है।
हिंदी ने ले लिया, यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर पाली बनी, फिर प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश, आज उसका स्वरूप हिंदी ले लिया। यानी कहने का मतलब है कि किसी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, वह परिवर्तनशील होता रहता है। अब दूसरा है भाषा परिवर्तनशील है। एक कहावत होती है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी, अर्थात स्थान और वातावरण के अनुसार भाषा बदलती रहती है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अपने उत्तर प्रदेश में देख लिए, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी प्रदेश है वहाँ अवधी मुख्यतः अवधी बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली जाती है। तो कहने का मतलब यह है ना कि भाषा हमेशा परिवर्तनशील रहती है, मतलब बदलती रहती है। नेक्स्ट है भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है, अर्थात मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है कि वह कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहता है। कोई भी चीज़ जब तक हम उसके बारे में जानते नहीं तब तक वह हमें कठिन लगती है, लेकिन जब हम उसे सीख लेते हैं तो वह सरल लगने लगती है। नेक्स्ट है भाषा का मानक स्वरूप। सभी भाषाओं का अपना एक मानक स्वरूप होता है जिसके माध्यम से हम भाषा को सीखते हैं। हम मानक स्वरूप को जानने के लिए लिपि को जान लेना जरूरी है। लिपि भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए, यानी लिखने या समझने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को जानने और समझने के लिए देवनागरिक लिपि का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को जानने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी भाषा को जानने के लिए गुरमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उर्दू भाषा को जानने के लिए फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। भाषा का विकास क्रम अर्थात भाषा एक क्रम के अनुसार उसका विकास होता है। भाषा के विकास क्रम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अर्थात सुनना, श्रवण करना, ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही सुनना होता है। ठीक उसी प्रकार बोलने का मतलब भाषण, अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को संगठित प्रयोग किया जाना भाषा कौशल होता है। ठीक उसी प्रकार पठन होता है, पढ़ना। कोई भी छात्र पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है, सुनने मात्र से तो अशुद्धियाँ संभव हो जाती हैं, तो वो पठन होता है। लेखन का काम लेखन का वही होता है कि भाव को लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना ही लेखन होता है। तो भाषा का विकास क्रम 4 अवस्थाओं से होता चलता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट है भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के लिए 3 कारण होना बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ को जानने समझने की जिज्ञासा पैदा नहीं होती तब तक हमें उसे नहीं सीख सकते। इसलिए चाहे भाषा हो या कोई भी बात हो, उसे सीखने के लिए जिज्ञासा यानी जोश होना चाहिए, जोश। ठीक उसी प्रकार दूसरा है अनुकरण। अनुकरण का मतलब अर्थ होता है देखकर उसे सीखना, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो अपने परिवार और समाज के कार्यों को देखता और सीखता है। इसलिए जब तक हम स्वयं किसी चीज़ को सीखने की तत्परता न हो तब तक सीख नहीं सकते। उसी प्रकार नेक्स्ट है अभ्यास। एक कहावत, करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत जात के सील पड़त निशान। एक थार्डाइक का नियम है अभ्यास। जितना भी कोई भी क्षेत्र हो, हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमें अनुभव होता जाता है और सीखने की तत्परता बढ़ती जाती है। अब भाषा के प्रकार पे आइए। भाषा के प्रकार वैसे तो कई जगह 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन भाषा 3 प्रकार की होती है। एक व्यक्ति अपने विचारों को जिस माध्यम या साधन से दूसरे से आदान प्रदान करता है वही भाषा कहलाती है। वो अपने विचारों को चाहे बोल कर कहे, लिख कर कहे, इशारों में कहे, यानी वह अपने विचारों को इन तीनों माध्यम या साधन द्वारा विचारों को आदान प्रदान करता है।
भाषा के प्रकार के कहीं कहीं 2 रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वो होती है कि जब व्यक्ति भाषा का आदान प्रदान बोलकर और सामने वाला सुनकर कर रहा हो तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी लोग करते हैं। जैसे कहानी कहना, सुनना, भाषण देना, वाद विवाद करना, टेलीफोन पर बातें करना, मोबाइल पे गाना सुनना, यह सभी मौखिक रूप में आते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिख कर रहा हो और सामने वाला पढ़ कर अर्थ ग्रहण कर रहा हो तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, उनको लिखित रूप प्रदान करना ही लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा स्थायी होती है, जिसे सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार, पत्र पत्रिकाएँ, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र। अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी लिखित प्रतिलिपियों के कारण ही आज हम उनका अध्ययन कर पा रहे हैं। जैसे रामायण हुआ, भगवद गीता हुआ, ये सभी लिखित रूप में हैं। वैसे ही सांकेतिक भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा है जब व्यक्ति ना बोल कर बता कर करे और ना लिख कर बात करे। जब व्यक्ति ना बोल कर बात करे और ना लिख कर बात करे, बल्कि केवल संकेत या इशारों के माध्यम से बात करे, तो हाँ सांकेतिक भाषा होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2 शराबी हैं, पीने के लिए अक्सर संकेत के माध्यम से ही बातें करते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी को इशारों से ही बुलाता है, अक्सर देखने को ऐसा मिलता है। दूसरा है ट्रैफिक पुलिस संकेत, मतलब ट्रैफिक जहाँ लगती है वहाँ पुलिस संकेत के माध्यम से ही ट्रैफिक को वो करता है, भीड़ को हटाता है। वैसे ही नायक नायिका का जैसे कविता में ऐसे रहता है कि नायक नायिका अक्सर इशारों में ही बातें करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल मतलब सांकेतिक भाषा के हैं। तो ये सब हुआ भाषा का प्रकार। भाषा, आपने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।